नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम पेडी पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है एक नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम व्हीट क्रॉप कवर करने वाले हैं। तो पेडी पार्ट 3 में हमारा यहाँ पर शुरू होता है प्रोसेसिंग। किसकी बात करेंगे हम? प्रोसेसिंग ऑफ राइस या प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण। संस्करण क्या बोलेंगे? प्रसंस्करण। अब प्रोसेसिंग में सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर एक टर्म होता है हलिंग, हलिंग परसेंट, ठीक है, हलिंग, ठीक, हलिंग परसेंट या हलिंग को परसेंटेज में निकालते हैं। तो हलिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हल। क्या होता है? रिमूवल ऑफ हल, ठीक है, हल्स। अब हल्स क्या होता है ये हमने पढ़ा है। हल्स का मतलब होता है, हल्स का मतलब होता है लेमा प्लस पेलिया, लेमा प्लस पेलिया, मतलब छिलके को निकालने की। हल मतलब क्या हो गया? छिलका, मतलब जो एक लेमा और पेलिया, दो छिलके, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं। तो हल को निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? या हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हल। रिमूवल ऑफ मतलब वह प्रक्रिया जिसमें हम छिलके को निकाल देते हैं, उसको हलिंग कहते हैं। हलिंग परसेंटेज मतलब क्या होता है? मैंने हिंदी में लिख देता हूँ, छिलका निकालने की, छिलका छिलका हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हलिंग कहते हैं। अब हलिंग परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ हल्स, ठीक है, मतलब छिलकों का कितना परसेंटेज रहा उसमें, वो वाली बात हो रही। यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ क्या? अमाउंट ऑफ ब्राउन राइस, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्राउन राइस गिव्स टू द हलिंग परसेंटेज, गिव्स टू हलिंग परसेंटेज, ठीक है। तो जो ब्राउन राइस का जो अमाउंट होगा, मतलब कि छिलका निकालने के बाद, अब जब यहाँ छिलका निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्राउन राइस मिलेगा। जब छिलका निकालेंगे तो क्या मिलेगा? ब्राउन राइस मिलेगा, है ना, बिना पॉलिश वाला। हम जो खाते हैं वो बिल्कुल व्हाइट चावल होता है, वो तो पॉलिश वाला होता है, लेकिन उसके पहले मतलब जैसे छिलके में से जो चावल बाहर निकलता है वो ब्राउन होता है। तो जितना अमाउंट होता है ब्राउन राइस का, वही हमें क्या देता है? हलिंग परसेंटेज देता है। या तो मैं ऐसा बोल दूं कि छिलका निकालने की प्रक्रिया, या जो ब्राउन राइस है, जो भूरा चावल है, भूरे चावल की मात्रा, या हम बोल सकते हैं भूरे चावल की मात्रा से ही हमें क्या मिलता है? हलिंग परसेंटेज मिलता है। अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं, है ना, शायद किसी ने अभी तक फार्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन हलिंग परसेंटेज का अगर मैं फार्मूले की बात करूं कि कैसे निकालते हैं हलिंग परसेंटेज, है ना, कभी सोचा है कि कैसे निकालते होंगे इसको? अभी तक तो हमने पढ़ा है कि छिलका निकालने की प्रक्रिया जो है हलिंग कहलाती है। हलिंग परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज ऑफ हल, मतलब छिलके का जो प्रतिशत होता है उसको हम बोलते हैं हलिंग। अब छिलके का प्रतिशत से क्या मतलब? छिलका निकाल दो, बचा हमारे पास क्या? ब्राउन राइस। छिलका निकाल दो, हमारे पास बचा क्या? ब्राउन राइस। लेकिन निकालते कैसे हैं? अब यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल ब्राउन राइस। हम यहाँ पे क्या, हमें क्या मिलता है? ब्राउन राइस मिलता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल ब्राउन राइस। तो कुल हमें चावल मिलेगा, यहाँ पर भूरा चावल मिलेगा, लेकिन किस में से मिलेगा ये? टोटल भूरा चावल हमें किस में से मिलेगा? टोटल रफ में से, RUGH, टोटल रफ राइस में से, इंटू 100 करेंगे तब जाके हमें हलिंग परसेंटेज मिलेगा। मतलब क्या है इसका? देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुल भूरा चावल, ठीक है, भूरा चावल, ठीक है, ये पूरा भूरा चावल मतलब छिलका निकाल दिया यहाँ पर। अब ये यहाँ पर हो जाएगा कुल रफ चावल, मतलब बिना, मतलब हम बोल सकते हैं रफ मतलब बिना छिलका निकाले, ठीक है, डी हस्क हम बोल सकते हैं, हस्क नहीं। तो कुल रफ चावल मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं छिलका सहित कुल छिलका सहित चावल, ऐसा हम सकते हैं। इसको रफ बोलेंगे, इंटू 100, ठीक, इंटू 100। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने जो है वो छिलका निकाल दिया, रिमूवल कर दिया, हल को, छिलके को निकाल दिया, तो उसको हमने हल कह दिया। परसेंटेज निकालना है, तो जो छिलका निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा? अमाउंट ऑफ ब्राउन राइस, मतलब जो भूरा चावल है उसकी मात्रा बची। अब ये भूरा चावल की मात्रा किस में से बची? जो छिलके सहित था उसमें से। तो निकालेंगे कैसे? मान लो हमने क्या किया, 1 किलो यहाँ पर क्या लिया, 1 kg हमने क्या ले लिया यहाँ पे, मान लो 1 kg हमने यहाँ पर ले लिया टोटल रफ राइस, टोटल रफ राइस ले लिया, ठीक। अब इसका हलिंग कर ली। क्या कर ली? इसकी हलिंग। क्या की? इसकी हलिंग कर ली, मतलब छिलका निकाल दिया। छिलका निकालने के बाद इसका क्या किया हमने? वेट किया। छिलका निकालने के बाद वापिस वेट किया, तो पता चला हमारे पास यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर हमारे पास छिलका निकालने के बाद जो भी बचा हो, परसेंटेज, हलिंग परसेंटेज कितना आएगा हमारा? 65 आएगा ना। तो निकाल लेते हैं 65 कैसे आएगा।
65/100 करेंगे इंटू 100 तो 65 आएगा। ठीक है, तो मान लो इसको हमने मान लिया 100 kg, छिलका निकालने के बाद हमारे पास कितना बचा 65 kg। ठीक है, ब्राउन राइस छिलका निकाल दिया, हमारे पास ब्राउन राइस कितना आया 65, तो हमने यहाँ रखा ब्राउन राइस, टोटल कितना था हमारे पास, टोटल रफ राइस 100 था, इंटू 100 करोगे तो 65% जो क्या आ जाएगा, हलिंग परसेंटेज आ जाएगा। इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि हलिंग आखिर होता क्या है, हलिंग परसेंटेज क्या होता है, हलिंग परसेंटेज को निकाला कैसे जाता है, ये पूरा पॉइंट आप यहाँ पर समझ गए होंगे। क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है वो होती है मिलिंग या माइलिंग, जो भी आप बोलो, है ना। सेकेंड जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, मिलिंग प्रोसेस। ठीक है, मिलिंग प्रोसेस राइस में जो करते हैं हम, तो मिलिंग का मतलब यहां पर, ठीक है, मिलिंग प्रोसेस हम करते हैं राइस के अंदर। मिलिंग प्रक्रिया, अब वहां तो हमने छिलका निकाला तो हमारे पास क्या बचा था, ब्राउन राइस बचा था। ठीक है, भूरा चावल बचा था। अब हमारे पास क्या है, जो एक ब्राउन राइस है, ठीक है, ये ब्राउन राइस हमारे पास बचा है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर चीजें समझना बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहे हैं। यहाँ पे हलिंग परसेंटेज निकाला, मतलब हमने क्या किया था, छिलके निकाल दिए तो हमारे पास ब्राउन राइस बच गया था। ठीक है, ब्राउन राइस बच गया था, टोटल में से ब्राउन राइस को हमने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास हलिंग परसेंटेज आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये हल्ड राइस है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, डी हल्ड राइस है। राइस हल को निकाल दिया, हमारे पास क्या बचा, ब्राउन राइस बचा। भूरा चावल हमारे पास बचा है यहाँ पे। ठीक है, भूरा चावल। अब इस भूरा चावल को हमें क्या करना है, सफेद करना है। तो इस भूरे चावल में हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। माइलिंग का मतलब बता रहा हूँ, रिमूवल ऑफ एल्यूरोन, रिमूवल ऑफ एल्यूरोन लेयर एंड एम्ब्रियो, ठीक है, एल्यूरोन लेयर और एम्ब्रियो। अब एल्यूरोन लेयर को जो भी बोलते हैं हिंदी में देख लेना, मतलब यहां पर भ्रूण और एल्यूरोन लेयर मतलब ऊपर की जो लेयर होती है। ठीक है, मैं एल्यूरोन लेयर ही लिख देता हूं, एल्यूरोन परत को हटाना, एल्यूरोन लेयर को हटाना। अब इसको हटाने से क्या होगा, चावल का जो कलर है वो धीरे धीरे से व्हाइट होना शुरू हो जाएगा, व्हाइट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ब्राउन राइस था जो हलिंग करके हमें जो मिला वो ब्राउन मिला छिलका निकालने के बाद। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एल्यूरोन लेयर जो होती है, मतलब चावल जो होता है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर होती है और एम्ब्रियो होता है। देखिए आपने बोला ना, चावल को अपन सोइंग करते हैं तो उगता है क्या, नहीं उगता। क्यों, क्योंकि जब मिलिंग करते हैं, उसकी मिलिंग करते हैं तो एम्ब्रियो निकाल देते हैं। एम्ब्रियो निकाल देते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसमें सोइंग वगैरह नहीं होती। तो सोइंग किसकी करते हैं हम, धान की करते हैं, ना कि चावल की। ठीक है, तो भ्रूण और एल्यूरोन लेयर को हटाना क्या कहलाता है, हमारा मिलिंग प्रोसेस कहलाता है। याद रखना किसको, इसको हम निकाल दे रहे हैं। अब इसको निकालने से होगा क्या, इसको निकालने से होगा क्या, बहुत सारी चीजें होगी। इसको निकालने से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर ग्रेन के अंदर जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, जितने भी घटक होते हैं वो सब लॉस हो जाते हैं, सब रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट all the constituents of grain are reduced। ठीक है, मतलब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर ग्रेन के अंदर जितने भी अवयव होते हैं, घटक होते हैं, वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और इसमें भी स्पेशली मैं बात करूं, स्पेशली जैसे एग्जांपल की बात करूं तो विटामिन B1, कौन सा, थायमिन स्पेशली कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये ब्राउन राइस या माइलिंग प्रोसेस वाला राइस जो बार बार खाता है उनको बेरी रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है, बेरी रोग उनको हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला कि इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, यहां पर कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर दानों के सभी घटक कम या हानि हो जाती है, कम हो जाते हैं या उसकी हानि हो जाती है। स्पेशली कौन सा, विटामिन B1 जिसको हमने थायमिन बोला है। ठीक, और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। क्लियर है। तो माइलिंग प्रोसेस क्या हो गया, माइलिंग मतलब जो हमारा हलिंग जो प्रोसेस की थी उससे हमने ब्राउन राइस मिला था। ठीक है, और इससे हमने क्या किया, रिमूवल किया एल्यूरोन लेयर को, एम्ब्रियो को, तो जिससे क्या होता, कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर बाकी सारे कंटेंट जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गए।
अब मिलिंग परसेंटेज भी अगर आपसे पूछा जाए, है ना, होता कितना है तो मुझे भी आइडिया नहीं है, पर जो है मिलिंग परसेंटेज अगर निकालना है, मिलिंग परसेंटेज तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका टोटल माइल्ड राइस अपॉन में टोटल रफ राइस, रफ राइस इंटू 100। ठीक है, चलो मतलब क्या हो गया कि अभी जो हमने ये वाला राइस, ये हमने एलियन लेयर निकाल दी, एम्ब्रियो निकाल दिया, वो हमने यहाँ रखा और नीचे टोटल कौन सा, ये ब्राउन राइस रख दिया। ऐसा रख सकते हैं कि टोटल ब्राउन राइस रखो या टोटल, इसको आप रफ बोलेंगे, ब्राउन वाले को रफ बोलेंगे, इंटू 100 करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, मिलिंग परसेंटेज यहाँ पर मिल जाएगा किसका, राइस का। ठीक है, तो ये इसका भी परसेंटेज ऑलमोस्ट वेराइटी पे डिपेंड करता है। मिलिंग परसेंटेज ये भी आपको लगभग 60% के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, 60% ये वेराइटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी वेराइटी में 68% 78% भी हो जाता है, क्योंकि एल्यूरॉन लेयर को बस निकाल रहे हैं हम, तो इतना ज़्यादा वेट कम नहीं होता है इसका। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम छिलके निकाल रहे थे तो वहाँ 60% या 65 या 70% हमें मिल रहा था हलिंग परसेंटेज। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर किसी लेयर, मतलब क्या कर रहे हैं, उसको जब पॉलिश करते हैं ना, ड्यूरिंग द पॉलिशिंग, ये प्रोसेस कब होती है, ड्यूरिंग द, ये मिलिंग जो प्रोसेस होती है ड्यूरिंग द पॉलिशिंग, हम बोल सकते हैं कब करते हैं इसको, ड्यूरिंग द पॉलिशिंग। पॉलिशिंग के दौरान जब हम पॉलिशिंग करते हैं तो उसमें ये पहले ये लेयर निकाल देते हैं, तो लेयर निकालते हैं तो इतना ज़्यादा वेट कम नहीं होता, लगभग 60% के आसपास। इसका एग्जैक्ट जो है डाटा हमें बुक वगैरह में नहीं मिलता है, मैं इंटरनेट से लिया हूँ, लगभग 60%, 68%, 72% इस तरीके से अलग अलग वेराइटी वाइज दिया हुआ है। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, बट याद रखना निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ना भी याद रखो चलो, क्योंकि इंटरनेट पे अलग अलग वेराइटी वाइज दिया हुआ है इसका। ठीक है, ठीक, ये तो मैंने बता दिया है निकालते कैसे हैं, बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पे पॉलिशिंग, अब इसको करते क्यों है, और मिलिंग प्रोसेस में हम एलियन लेयर निकालना, एम्ब्रियो निकालना, ये सब करते क्यों है, मतलब इसमें अंदर जितनी भी और भी सारी चीज़ें करते हैं। इसमें और क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, इम्प्योरिटीज़ का मतलब और भी चीज़ें होती है, कोई टूटा फूटा होगा या कुछ और भी इम्प्योरिटीज़ होगी, है ना, वो सारा भी निकाल देते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पर पूरी पॉलिश करते हैं उसमें। ठीक है, पूरी पॉलिश करते हैं। तो पॉलिशिंग के दौरान जो हम करते हैं, अब ये माइनिंग प्रोसेस पॉलिशिंग के दौरान होती है, तो पॉलिशिंग क्या हो गया, पॉलिशिंग मतलब होता है जो फाइन ब्रांड होता है, मतलब जो वही है जो हम लेयर यहाँ पर निकाल रहे हैं, लेयर निकालने के बाद उसको और पॉलिश करते हैं। पॉलिश मतलब कि जो भी फाइन ब्रांड होता है माइल्ड राइस में, जो अब ये जो प्रोसेस हो गई हमारी, ये प्रोसेस हो गई, मतलब अब हमारे पास जो राइस मिलेगा वो कौन सा राइस मिलेगा, यहाँ पर समझना। अब हमारे पास राइस जो है, अब मैं तीसरा पॉइंट पॉलिशिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पॉलिशिंग या पॉलिशिंग ही लिख देता हूँ, मतलब स्मूथ करना या चिकना करना, ये सब लिख सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो है माइल्ड राइस है। ठीक है, मिल्ड राइस है। ठीक, अब हमारे पास कौन सा राइस है, मिल्ड राइस है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने पॉलिशिंग के दौरान हमने उसको क्या किया था, एल्यूमिनियम लेयर वगैरह हटा दी थी। अब मिल्ड राइस जो होता है इसको और पॉलिश करते, पॉलिश करते मतलब जो है वेरी फाइन ब्रांड। अब यहाँ पे वेरी फाइन ब्रांड मतलब कि कुछ और ब्रांड, ब्रांड का मतलब होता है भूसा, ब्रांड का मतलब होता है भूसी। ठीक है, तो अब मान लो कि कुछ और उसमें हल्का पुल्का कुछ रेशा वगैरह भूसी का रह गया हो, उसको भी पूरी तरीके से निकाल देना पॉलिशिंग के लिए था, बस इतना समझ लो। ठीक है, हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ वेरी फाइन ब्रांड, मतलब अति सूक्ष्म जो भूसी या छोटी बहुत ही हल्का और रेसेस रह गए हों कोई भूसी के, चारे के वगैरह के, तो उसको भी पॉलिशिंग के दौरान निकाल देते हैं, इसको हम पॉलिशिंग कह देते हैं, बस सीधी सी बात है। ठीक है, चलो अब ये पॉलिश वगैरह हो गई। अब इसमें हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर एक प्रोसेस बीच में और होती है, याद रखना है। ये हमने हलिंग क्या बात, मिलिंग क्या, मिलिंग के बाद हमने पॉलिश कर दिया, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, मिलिंग के बिफोर मिलिंग, मिलिंग के पहले, याद रखना। अब एक चौथी प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं पार्शियल बॉइलिंग। ठीक है, पार बॉइलिंग या मतलब बोल सकते हैं पार्शियल बॉइलिंग, अर्ध पका बोल सकते हैं, है ना, या अर्ध, इसको हिंदी टर्म ना ही याद रखो तो अच्छा है। पार्च जो है पार बॉइलिंग ही बोला जाएगा, हिंदी में भी पार बॉइलिंग ही लिखो। ठीक है, पार बॉइलिंग ही लिखो, टर्म सही मिलेगा। हिंदी में बहुत अजीबोगरीब हिंदी होती है कुछ चीज़ों की, तो समझ में ही नहीं आता। पार बॉइलिंग मतलब होता है, ये कब करते हैं याद रखना, बिफोर माइलिंग, बिफोर मिलिंग, मिलिंग प्रोसेस के पहले, मिलिंग प्रोसेस के पहले, सीधी सी याद रखना, बिफोर मिलिंग प्रोसेस मतलब
मिलिंग प्रक्रिया के पहले ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मिलिंग प्रक्रिया के पहले ये प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस में करते क्या है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इसको हाइड्रोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं, याद रखना, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोथर्मल। इसको हाइड्रोथर्मल प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, हॉट वाटर में, गर्म पानी में क्या करते हैं, भाप देते हैं। मतलब पूरी भाप नहीं देते हैं, आधे समय के लिए, या सेमी जो है बॉईल करते हैं, पूरी तरीके से बॉईल नहीं। पार का मतलब, बॉइलिंग का मतलब होता है गर्म करना, पार का मतलब होता है आधा गर्म करना, पार्शियली बॉइलिंग करना, सेमी बॉइल करना। तो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस इसमें क्या करते हैं, हॉट वाटर में इसको गर्म करते हैं। क्या, हॉट वाटर। ठीक है, गर्म पानी, गर्म पानी में इसको क्या करते हैं, आधा बॉईल करते हैं। मतलब कि पूरी तरीके से बॉइलिंग नहीं करते हैं, अध पका रखते हैं, सीधी सी बात है, हॉट वाटर में। अब हॉट वाटर में क्या करते हैं इसको, ये हाइड्रोथर्मल का मतलब ये हो गया कि हॉट वाटर, हाइड्रो मतलब पानी, थर्मल मतलब गर्म, तो हॉट वाटर, हाइड्रोथर्मल का मतलब हो गया गर्म पानी हॉट वाटर में। तो ये करने से पहले इसमें पहली स्टेप क्या होती है, ये मैंने बताया कि पार बॉइलिंग का मतलब होता है, ये करते हैं माइलिंग प्रोसेस के पहले, इसको हाइड्रोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। हाइड्रोथर्मल का मतलब होता है हॉट वाटर। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या करते हैं, पार बॉइलिंग में सबसे पहली चीज करते हैं, जो माइल्ड राइस होता है हमारा, ये माइलिंग के पहले है ना, जो हमारा ब्राउन राइस होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। माइलिंग के पहले तो ब्राउन राइस ही होता है। इस ब्राउन राइस को क्या करते हैं, 24 से 36 घंटे के लिए पानी में भिगा के रखते हैं, सोक्ड इन वाटर। ठीक है, मतलब पहली प्रोसेस यही है कि ब्राउन राइस, जो भूरा चावल है हमारा, भूरे चावल को 24 से 36 घंटे के लिए पानी में भिगा के रखते हैं, पानी में भिगो कर रखते हैं। ये पहली स्टेज हो गई। ठीक, इस स्टेप के बाद क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में, ठीक, सेकेंड स्टेप, इसके बाद क्या करते हैं, ब्राउन राइस रखा, उसके बाद क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। ठीक है, इसको निकालते हैं। निकालने के बाद इसको लगभग 25 से 30 मिनट हम बोल सकते हैं, या 15 से 30 मिनट, या 20 से 30 मिनट बोल सकते हैं, 20 से 30 मिनट तक इसको ड्राई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। ठीक है भाई, भिगो के रखा तो 20 से 30 मिनट, आधा घंटा इसको क्या करके सुखाएंगे। सुखाने के बाद इसको 15 से 30 मिनट लगभग, नेक्स्ट प्रोसेस, 15 से 30 मिनट क्या करेंगे, इसको स्टीम देंगे। क्या देंगे, स्टीम, भाप देंगे। ठीक है, मतलब गर्म करेंगे, स्टीम करना मतलब उसको भाप देंगे या गर्म करेंगे। कौन सा, 15 से 20 मिनट करेंगे सिर्फ, मतलब क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल बॉइलिंग होगी। अब ये प्रोसेस यहाँ पर करते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, इसमें मेन चीज है कंजर्वेशन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 को यहाँ पर कंजर्व किया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 को संरक्षित किया जाता है, याद रखना। विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामिन, इसको विटामिन B12 को संरक्षित किया जाता है। मतलब इस प्रोसेस से विटामिन B12 जो है वो संरक्षित हो जाता है, मतलब लॉस नहीं होता इसका। एक तो ये फायदा इसका। फिर इसमें जो रिकवरी होती है, रिकवरी मतलब रिकवरी जो होती है राइस की, हेड राइस की, वो लगभग 60 से 70% रिकवरी इसमें होती है। और ब्रान जो परसेंटेज होता है वो होता है लगभग 20.4%। ब्रान मतलब कि वही मैंने भूसी की बात करी, भूसी परसेंटेज होता है लगभग 20% होता है। और रिकवरी होती है राइस की, मतलब कि जो यहाँ पर एक्चुअल में हमें जो चाहिए राइस, वो लगभग 60 से 70% मिल जाता है। कुछ टूट जाता है, कुछ अलग अलग निकलेगी वहाँ पर, तो 20% तो ये निकल जाएगा, 60 से 70% रिकवरी हो जाएगी, 10-20% टूट जाएगा, कोई हस्क वाला हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर होती है। क्लियर है। फिर एक प्रोसेस और है जिसको हम बोलते हैं बूसनिंग प्रोसेस। देखो, बूसनिंग प्रोसेस करते हैं यंग क्रॉप में। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब जो राइस की जो क्रॉप है हमारी, है ना, राइस की जो क्रॉप है, राइस क्रॉप, ठीक है, जो धान की फसल है, पेडी क्रॉप जो है, पेडी क्रॉप जो है, जो धान की फसल है हमारी, वो कितनी होनी चाहिए, वो 4 से 6 वीक ओल्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं, 4 से 6 वीक
आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई के बाद वो 4 से 6 वीक की हो जानी चाहिए। जब पेडी क्रॉप कब हो, 4 से 6 सप्ताह की हो, ठीक है। बुआई के बाद कितनी होना चाहिए, 4 से 6 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह की फसल हो, ठीक। 4 से 6 सप्ताह की फसल हो और इसमें जो है स्टैंडिंग वाटर है वो कितना होना चाहिए, 4 से 6 सप्ताह की फसल हो जानी चाहिए। सोइंग आपने कर दी, ट्रांसप्लांटिंग कर दी और लगभग 1 से 1.5 महीने की क्रॉप आपकी हो गई, ठीक है। मान लो ये 1 से 1.5 महीने की आपकी जो है क्रॉप हो गई, 1 से 1.5 महीने की। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 से 6 सेंटीमीटर, लगभग 5 सेंटीमीटर जो है ये स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए। 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर लगभग होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए या 5 से 10 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर, मतलब भरा हुआ पानी, ठीक है, भरा पानी भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर मतलब भरा पानी जो है 5 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए उसके अंदर। अब 5 से 10 सेंटीमीटर जो पानी भरा रहता है तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस फ्लोइंग करते हैं, ठीक है। मतलब क्रॉस फ्लोइंग का मतलब हो सकता है क्रॉस में जुताई, ठीक है, क्रॉस जुताई करते हैं, याद रखना, क्रॉस जुताई करते हैं। मतलब मान लो ये फील्ड है तो इस तरीके से भी होगी, इस तरीके से भी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये क्रॉस में जुताई होगी, ठीक। ऐसे भी कर रहे हैं और ऐसे भी कर रहे हैं क्रॉस में जुताई। तो ब्रूसनिंग का मतलब हो गया क्रॉस फ्लोइंग करना, क्रॉस में जुताई करना। उसके लिए आपको क्रॉप कितनी होनी चाहिए, 4 से 6 वीक पुरानी क्रॉप होनी चाहिए और उसमें 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए और उसमें हम क्या कर देते हैं, क्रॉस फ्लोइंग कर देते हैं। अब क्रॉस फ्लोइंग का पर्पज क्या है, इसका पर्पज क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है, एक तो पहली चीज वीट कंट्रोल, पहली चीज क्या है, वीट कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण, ठीक है। पहला तो खरपतवार नियंत्रण होगा। दूसरा जो होगा प्रॉपर एरेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप क्रॉस फ्लोइंग करोगा तो सोइल एरेशन मिलेगा, सोइल को क्या मिलेगा, एरेशन, ठीक है। मृदा को क्या मिलेगी, हवा मिलेगी प्रॉपर, है ना। दोनों तरफ से क्रॉस फ्लोइंग करोगे तो एक तो एरेशन, क्योंकि दोनों तरफ से क्रॉस फ्लोइंग हो रहे हैं तो मिट्टी ऊपर नीचे थोड़ी सी होगी, भले पानी भरा हुआ है तो एरेशन जो होगा सोइल के अंदर वो हो पाएगा, ठीक है। सोइल एरेशन, यहाँ पर प्रॉपर एरेशन होगा और प्लांट पॉपुलेशन है वो बनी रहेगी, जो प्लांट पॉपुलेशन है वो ऑप्टिमाइज होगी या ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन जो है वो बनी रहेगी। प्लांट पॉपुलेशन है जो वो ऑप्टिमाइज रहेगी, मतलब एक जितनी हमें प्लांट पॉपुलेशन चाहिए वो हमें मिलेगी, क्योंकि क्रॉस फ्लोइंग करेंगे तो वीट वगैरह जो है वो अपनी खत्म हो जाएगा, प्रॉपर जो है एरेशन हो जाएगा। एरेशन का मतलब सोइल एरेशन मत करो, नॉट सोइल एरेशन, खाली एरेशन लिखो, ठीक है। सोइल में तो एरेशन होगा ही नहीं, खाली एरेशन लिखो, हवा। सोइल के अंदर एरेशन नहीं है। जैसे मान लो आपके ये प्लांट है, ठीक है भाई, आपने प्लांट लगा रखे ऐसे, खड़ी फसल में जब आप क्या करोगे, क्रॉस फ्लोइंग करोगे, ऐसे भी करोगे, ऐसे भी करोगे, तो पूरे फील्ड के अंदर प्रॉपर एरेशन हो जाएगा, ठीक है। पूरे हवा जो है फील्ड के अंदर प्रॉपर एरेशन हो जाएगा फील्ड के अंदर। तो एरेशन लिखो, सिर्फ जो है जो हवा है पूरी फील्ड के अंदर अच्छे से उसमें मूवमेंट करेगी। क्लियर है। तो ये इसका पर्पज है किसका, बुशनिंग का। बुशनिंग बोलो, बसनिंग बोलो, जो भी हिंदी टर्म्स है। तो पेडी क्रॉप्स में 4 से 6 वीक सोइंग के बाद, 4 से 6 वीक बाद, मतलब 1 से 1.5 महीने बाद 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए फील्ड के अंदर, उसमें हम क्रॉस फ्लोइंग करते हैं। इसका पर्पज क्या है, वीट को कंट्रोल करना और एरेशन प्रॉपर होना चाहिए और जो प्लांट पॉपुलेशन है वो भी अच्छी होना चाहिए, इसलिए उसमें करते हैं। फिर आता है पडलिंग, है ना। पडलिंग मतलब होता है कीचड़ मचाना, कीचड़ मचाना। तो भाई हिंदी में ना याद करो तो ही अच्छा है, क्योंकि वहां पर हिंदी में भी पडलिंग ही लिखा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, पडलिंग ही लिखा मिलेगा। पडलिंग क्या मतलब क्या होता है कि जो सोइल एग्रीगेट्स है उसको क्या करना है, तोड़ना, ठीक है। जो मिट्टी के जो ढेले हैं या जो मतलब क्या होता है, सोइल के जो एग्रीगेट्स हैं उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना, पूरी तरीके से क्या करना, मिला देना, कॉम्पैक्ट करना, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, पडलिंग का मतलब होता है, ये प्रोसेस किस लिए करते हैं, पहले जिसके पीछे मेन तो आपका रीजन पूछा जाएगा कि इसका करने का पीछे रीजन क्या है, ठीक है। मेनली आपसे क्या पूछा जाएगा, इसका रीजन पूछा जाएगा, इसका करने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। जनरली इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो पहले लिखो पेडी होता क्या है। तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ
डिस्ट्रक्शन ऑफ सोइल एग्रीगेट्स बाय मैकेनिकल फोर्स, बाय मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। यांत्रिक बल के द्वारा जो सोइल के, मृदा के जो एग्रीगेट्स हैं, मृदा के जो ढेले हैं, उनको डिस्ट्रक्ट करना, तोड़ने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? पडलिंग कहलाती है। हम बोल सकते हैं यांत्रिक बल के द्वारा मृदा के एग्रीगेट्स, मतलब कण बोल सकते हैं, या कण बोलो या ढेले, मृदा के जो ढेले हैं, मृदा के ढेले को तोड़ना और सोइल को कॉम्पैक्ट करना, ऐसा भी लिख सकते हो, और मृदा को कठोर बनाना ना। इसके पीछे पर्पस क्या है? पर्पस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक तो पहली चीज वीड कंट्रोल है, ठीक है, वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण, ठीक है, ये तो है ही सही। दूसरा इसमें होता है क्या? जो परकोलेशन ऑफ वाटर है, ठीक है, रिड्यूस डीप परकोलेशन, रिड्यूस डीप परकोलेशन, ठीक है। अब परकोलेशन का मतलब भी समझाऊंगा। परकोलेशन का हिंदी क्या मुझे नहीं पता क्या होता है हिंदी इसका, पर जो है परकोलेशन में ऐसे लिख देता हूं, परकोलेशन को कम करना, ठीक है, परकोलेशन को कम करना। अब एक तो ये इसका हो गया, और ये मेन यही है, मेन पर्पस यही है, याद रखना, ये मेन पर्पस यही है कि वही। और तीसरा पर्पस क्या है? लीचिंग को भी रिड्यूस करना, ठीक है, लीचिंग को कम करना, ठीक है। लीचिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो अब पडलिंग करते हैं, पानी भरा हुआ रहता है, पडलिंग नहीं करते हैं तो क्या होता है? पानी नीचे की तरफ लीच होता है, और लीचिंग के साथ, पानी के साथ हमारे न्यूट्रिएंट वगैरह वो भी नीचे चले जाते हैं। तो इसीलिए हम पेडी करते हैं, एक तो वीट कंट्रोल हो जाता है, दूसरा अगर परकोलेशन नहीं होगा, लीचिंग नहीं होगी, तो क्या होगा कि जो हम न्यूट्रिएंट वगैरह देते हैं, है ना, जो फर्टिलाइजर देते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह देते हैं, तो पानी के साथ नीचे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे मतलब समझना परकोलेशन और इनका, ठीक है, परकोलेशन समझ लो, लीचिंग समझ लो, दोनों रिलेटेड वर्ड है, मैं पूरा ही समझा देता हूँ आपको, इस तरीके से समझना पूरा, ठीक। ये एक समझ लो, ये तो पूरी सोइल ही है, ठीक है, ये पूरी सोइल है। यहाँ से समझाता हूँ मैं आपको। मान लो यहाँ से क्या होगा, ये पानी अगर गिरता है नीचे, ठीक है, ये बादल है, ठीक है, जो बादल आप समझ लो, यहाँ से अगर पानी की बूंदें नीचे आती है, ठीक है, ये पानी की बूंदें यहाँ पर नीचे आ रही है, तो एक तो पानी ये बह के भी जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? सरफेस रन ऑफ बोलेंगे, ठीक है, मृदा सतह से पानी का बहना, ठीक। दूसरा जो ये पानी क्या करेगा? इंटर करेगा अंदर, ठीक है, ये पानी यहाँ पे इंटर करेगा अंदर, क्लियर? ये पानी क्या है? सॉइल के अंदर इंटर कर रहा है, ये नीचे, ये पूरी सॉइल ही है, ठीक है, ये सॉइल के अंदर इंटर कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंट्री, है ना। अगर पानी फर्स्ट एंट्री कर रहा है, ठीक है, क्या बोलेंगे? फर्स्ट एंट्री इनटू द सॉइल, फर्स्ट एंट्री इनटू द सॉइल, इसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जब पानी की फर्स्ट एंट्री सॉइल के अंदर होती है, बारिश हुई, पानी बह के गया, सरफेस रन ऑफ, पानी की पहली एंट्री सॉइल के अंदर होती है, तो इसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं, या मूवमेंट ऑफ वाटर सॉइल टू अर्थ, मतलब पहली एंट्री जो होती है, इसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। और ये होता है अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड सॉइल में। अनसैचुरेटेड सॉइल का मतलब होता है, अब जैसे मान लो ये यहाँ पर सॉइल अभी सूखी थी, सॉइल के अंदर पानी नहीं था, तो जैसे ही पहली एंट्री, तो अब जैसे मान लो पानी नहीं है, तो उसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। और सैचुरेटेड का मतलब होता है बिल्कुल लबालब सॉइल के अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इन्फिल्ट्रेशन किस में होता है? अनसैचुरेटेड सॉइल में होता है। जैसे पहली एंट्री कहाँ हुई? अनसैचुरेटेड सॉइल के अंदर हुई, क्योंकि पानी नहीं था। जैसे मान लो यहाँ सॉइल में पानी नहीं है, तो ये पहली एंट्री यहाँ होगी, पहली एंट्री होगी सॉइल की, पानी की, कहाँ पर? सॉइल के अंदर। और सॉइल कैसी थी? अनसैचुरेटेड थी, बिल्कुल पानी नहीं था अंदर, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एंट्री को, इसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन, ठीक। अब ये तो हमने बोल दिया, ये तो सॉइल है, ठीक है, ये पूरी अपनी सॉइल है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब ये पानी फर्स्ट एंट्री हो गई, अब ये पानी और आगे जा रहा है,
ठीक है, और पानी आगे जा रहा है, ठीक, ये पानी आगे जा रहा है, आए जा रहा है, ठीक, ये पानी एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद ये कहाँ पर मूवमेंट हो रहा है इसका, अब ये पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पानी पूरा भरा हुआ है, अब जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, अब ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन दी सोइल, ठीक है, वर्ड समझना। अब सोइल के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, इन लिखा मतलब सोइल के अंदर ही पानी का और नीचे की तरफ मूवमेंट होना। मैंने क्या बोला, इनटू दी सोइल, सोइल से पृथ्वी, सोइल से मतलब सोइल से कहाँ जा रहा, पहली बार पानी बाहर से, सोइल सरफेस से पानी सोइल के अंदर जा रहा, फर्स्ट एंट्री हो रही इन्फिल्ट्रेशन। अब सोइल के अंदर ही पानी और नीचे की तरफ जा रहा है, मैंने क्या लिखा, इन दी सोइल। अब सोइल के अंदर ही पानी और नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम परकोलेशन, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, परकोलेशन, ठीक है। और ये किस में होता है, सेचुरेटेड सोइल में होता है, सेचुरेटेड सोइल में होता है। देखो पानी पहले से भरा हुआ है, भर गया पानी, अब इसी पानी भरे हुए पानी में और पानी अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं परकोलेशन। तो इस परकोलेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पडलिंग कर देते हैं, मतलब ये सरफेस हम हार्ड कर देंगे, यहाँ पर कीचड़ मचा देंगे, तो यहाँ पर एक सरफेस हार्ड हो जाएगी, तो ये पानी नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, ठीक। अब यही डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मैंने बोला डाउनवर्ड मूवमेंट इन दी वाटर इन दी सोइल, सोइल के अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसको परकोलेशन बोल दिया। लेकिन अगर यही डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है विथ न्यूट्रेंट, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर का, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना, विथ न्यूट्रेंट, न्यूट्रेंट भी साथ में जा रहे हैं, पानी के साथ न्यूट्रेंट भी नीचे जा रहे हैं, तो इसको हम बोल देते हैं लीचिंग। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड मूवमेंट तो हो गया परकोलेशन, पानी नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन साथ में वो न्यूट्रेंट भी लेके जा रहा है, पोषक तत्व भी नीचे लेके जा रहा है, मतलब पोषक तत्वों की क्या हो रही है, लीचिंग हो रही है, तो इसको बोलते हैं लीचिंग। समझ में आ गया बात को, ठीक है। तो ये इसको मैं सोइल साइंस के अंदर और पढ़ाऊंगा बच्चा, हिंदी इंग्लिश, इसकी हिंदी और इंग्लिश में बता दूंगा, है ना, परकोलेशन को क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन मुझे नहीं पता, पर जब सोइल साइंस पढ़ाऊंगा तब इसको बता दूंगा, है ना, सर्च करके या ट्रांसलेट करके जो भी है, और हिंदी में पूरा वापिस से प्रोसेस बताऊँ। इसको बोलते हैं एंट्री ऑफ वाटर, टॉपिक है सोइल साइंस के अंदर एंट्री ऑफ वाटर। तो फर्स्ट एंट्री होती है उसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब सोइल के अंदर ही और नीचे की तरफ पानी जा रहा है तो परकोलेशन बोलते हैं। अगर नीचे की तरफ पानी जा रहा है और अगर वो क्या ले जा रहा है, न्यूट्रिएंट वगैरह ले जा रहा है, पोषक तत्व ले जा रहा है, तो उसको लीचिंग बोलते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो परकोलेशन से बचाने के लिए, परकोलेशन हम कंट्रोल कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, इस पडलिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि परकोलेशन ना हो, पानी नीचे की तरफ ना जाए। अगर पानी नीचे की तरफ जाएगा तो ऊपर पानी भरा हुआ नहीं रहेगा, भरा हुआ नहीं रहेगा तो हमें तो 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ चाहिए, ठीक है। तो ये पर्पज होता है इसका पडलिंग का। पडलिंग के अलावा और कोई प्रोसेस, ठीक है, हमने सारी ऑलमोस्ट प्रोसेस पढ़ ली, अब और कोई प्रोसेस यहाँ पर बची नहीं है। और कोई प्रोसेस है, हमने हलिंग पढ़ा, मिलिंग पढ़ा, बुजनिंग पढ़ लिया, पॉलिशिंग पढ़ लिया और पडलिंग पढ़ लिया, तो इसके अलावा और कोई प्रोसेस है नहीं, ठीक है। तो प्रोसेस के बाद अगर हमारा कोई पॉइंट अगर बात करें हम, तो प्रोसेस के बाद हम बात करेंगे वेराइटी पर। प्रोसेस के बाद हमारा पॉइंट है वेराइटी, वेराइटीज किसमें, ठीक है। अब वेराइटीज की बात करते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वेराइटीज वाला। अब समझना बात को यहाँ पर क्या है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस वेराइटी कौन है, फर्स्ट प्राइमरी इंट्रोडक्शन वेराइटी कौन सी है, या फर्स्ट डेवलप्ड वेराइटी इन द वर्ल्ड कौन सी है, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट राइस वेराइटी डेवलप्ड इन दी वर्ल्ड, ठीक है। विश्व में पहली विकसित धान की किस्म वो है TN1। TN1 कब, 1964-65 आप लिख सकते हो। ताइवान 1 नाम क्या है उसका, ताइवान 1 मतलब विश्व में विकसित धान की पहली किस्म, ऐसा हम बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। वो कौन सी है, TN1। अब ये TN1 पहली विकसित किस्म है, तो इसका जो है प्राइमरी इंट्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाए, प्राइमरी इंट्रोडक्शन ऑफ राइस वेराइटी इन इंडिया, ठीक है। ऐसी वैरायटीज का नाम बताओ जिसका प्राइमरी इंट्रोडक्शन कराया गया है इंडिया के अंदर
तो वो है TN1, ताइवान 1 का ही क्या कराया गया था, प्राइमरी इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे वर्ड आ गया, सर प्राइमरी इंट्रोडक्शन तो बता दो, प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता क्या है। देखो इंट्रोडक्शन दो तरीके का होता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड इंट्रोडक्शन। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अच्छे से और समझेंगे, पर यहाँ पे समझ लो। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि मान लो कोई वेराइटी है, उसको एज इट इज, जिस नाम से वो है, जैसे वैसे कैरेक्टर है, एज इट इज उसको लाके ग्रो कर देना, इसको बोलते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। और सेकेंड इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई वेराइटी हम उसको लेके आए भारत में, उसके अंदर जीन में कुछ चेंजेस किया, उसका किसी और वेराइटी से क्रॉस किया, क्रॉस करवाने के बाद फिर उसकी जो प्रोजेनी थी उसका हमने प्रोडक्शन लिया, तो वो सेकेंड इंट्रोडक्शन है। ठीक है, समझ में आया। मतलब प्राइमरी इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया, जैसे कि अपन बात करें प्राइमरी इंट्रोडक्शन पे कि हम गेहूं की जो वेराइटीज़ लेके आए थे, वहाँ से गेहूं की जो वेराइटीज़ लेके आए थे मेक्सिको से, कुछ वेराइटीज़ थी जैसे सोनारा 64A, ये है ना, लार्मा रोजा, ये वेराइटी थी, ये एज इट इज़ हम मेक्सिको से लाए थे और उसी नाम से उसी कैरेक्टर से हमने यहाँ पर शोइंग की थी उनकी, जिससे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। और अगर मान लो वहाँ से हमने कोई वेराइटी लाए और उसका हमने यहाँ पर क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद जो हमें प्रोजेनी मिली उसका हमने प्रोडक्शन लिया, तो ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से लाए और वो हमारे क्लाइमेट में सूटेबल नहीं थी, हमारे इन्वायरमेंट में सूटेबल नहीं थी, तो हमारे जो लोकल वेराइटी थी उससे उसका क्रॉस करवा दिया, जो कैरेक्टर उसमें नहीं थे वो भी कैरेक्टर उसमें मिल गए, और हमने एक नई वेराइटी डेवलप कर दी, उसको हमने प्रोडक्शन लिया, तो वो सेकेंड इंट्रोडक्शन हो गया। मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ, अगर आप यहाँ पर रह रहे हो मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश के, मतलब चलो इसको बेसिक ऐसे समझ गए होंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो और ठंडी गर्मी सर्दी बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं, उसको मैं प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाऊंगा तो समझ लेना। कुल मिला के प्राइमरी इंट्रोडक्शन का मतलब यही है, ठीक है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन का मतलब यही है कि जिस नाम से आपको घर में बुलाते हैं उसी नाम से आपको स्कूल में बुलाएं। ठीक है, घर में आपका नाम मोनू है, स्कूल में भी आपका नाम मोनू है, वो आपका प्राइमरी इंट्रोडक्शन हो गया। क्लियर है। सेकेंड इंट्रोडक्शन क्या है कि घर में आपको बोल रहे हैं मोनू और स्कूल में आपको बोला जा रहा है मोहन, तो ये आपका सेकंड इंट्रोडक्शन, इस तरीके से आप समझ सकते हो। क्लियर है। तो अगर मान लो कोई वेराइटी हम लेके आए बाहर से, फॉरेन से, विदेश से, मेक्सिको से, यहाँ पर उसका हम एज इट इज उसी वेराइटी को ग्रो कर दें, तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन। बाहर से हम लेके आए और उसके अंदर कुछ चेंजेस किया, किसी से क्रॉस करवाया, कुछ जीन में चेंजेस किया, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस कुछ जीन डाले, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में सुटेबल हो जाए उस प्रकार की जीन डाले, और उससे जो वेराइटी डेवलप हुई उसको हमने लगाया, वो सेकंड इंट्रोडक्शन। इतना समझ लो बस, बाकी हम और समझेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी इंट्रोडक्शंस ऑफ राइस वेराइटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन करवाया था जिस वेराइटी का, वो कौन सी है, तो TN1 ही है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन को क्या बोलूँगा, प्राथमिक परिचय, अब इसका हिंदी देखना। ठीक, भारत में धान की किस्म जिसका भारत में प्राथमिक परिचय कराया गया। ठीक है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, तो वो भी कौन सी है, TN1। ठीक है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन जिसका करवाया गया भारत के अंदर, वो किस्म कौन सी है, TN1। तीसरी अगर मैं बात करूं, हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी इन द वर्ल्ड, फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी इन द वर्ल्ड, विश्व के अंदर पहली अधिक उत्पादन देने वाली धान की किस्म। ठीक है, फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी, ड्वार्फ राइस वेराइटी, पेडी वेराइटी, राइस वेराइटी इन द वर्ल्ड, वो है IR8। कौन सी है, IR8, याद रखना कौन सी है, IR8, इंटरनेशनल राइस 8। ठीक है, इसको मिरेकल राइस बोलते हैं वर्ल्ड का, याद रखना, वर्ल्ड का जादुई धान क्या बोलते हैं, मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ये मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड इसको बोला जाता है। और ये कब विकसित हुई, ये विकसित हुई 1966 में। ठीक है, 1966, कहाँ पर, मेक्सिको, नहीं मेक्सिको नहीं यार, इतना याद रखो, 1966 में इसको डेवलप किया गया था। क्लियर है।
तो फर्स्ट हाइल्डिंग डॉर्फ वैरायटी कौन सी है विश्व में? तो IR8 है। इसको मिरेकल राइस वर्ल्ड का बोला जाता है, जादुई धान विश्व का जादुई धान इसको बुलाते हैं। 1966 में इसको डेवलप किया गया था। हिंदी लिखो इसकी क्या है, हिंदी में इसको बोलेंगे विश्व में पहली धान की अधिक उपज देने वाली किस्म। ठीक है, कौन सी है? तो IR8, इसको जादुई धान कहते हैं विश्व का। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी कौन सी है? फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी इन इंडिया, तो वो है IR8। ये याद रखना, IR8 को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया के अंदर। प्राइमरी इंट्रोडक्शंस की बात हो तो TN1 का प्राइमरी इंट्रोडक्शंस कराया गया था, मतलब जैसी लाई वैसी की एज इट इज। लेकिन इंडिया के अंदर पहली ऐसी वैरायटी जो इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया, तो वो थी IR8, याद रखना। और इसी को बोलते हैं क्या? वर्ल्ड का मिरेकल राइस। ठीक, नेक्स्ट बात करें हम फर्स्ट क्या आ जाएगा आपका? हाँ, फर्स्ट सेमी ड्वार्फ, क्या लिखोगे? सेमी ड्वार्फ हाई यील्डिंग राइस वैरायटी इन इंडिया। भारत की पहली बोनी, ठीक है, अर्ध बोनी किस्म, भारत की पहली अधिक उपज देने वाली, भारत की पहली अधिक उपज, अधिक मतलब सर्वाधिक उपज देने वाली बोनी किस्म कौन सी है? तो वो है भैया जया। कौन सी किस्म है? जया। और जया कैसे डेवलप हुई है? तो ये TN1 इंटू टाइप 141 इसके क्रॉस से ये डेवलप हुई है। और इसको डेवलप किया गया था 1968 में डॉक्टर शास्त्री ने। किसने? डॉक्टर शास्त्री ने डेवलप किया गया था। और इसको मिरेकल राइस बोलते हैं इंडिया का। ठीक है, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया, भारत का जादुई धान, भारत का जादुई धान इसको कहा जाता है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई। ये वैरायटी सारी आपको याद करनी है। अब जो है फर्स्ट सेमी डॉर्फ बासमती राइस कौन सा है? एरोमेटिक जो है राइस हाइब्रिड कौन सा है? ठीक है, ठीक, फर्स्ट हाइब्रिड बासमती राइस, इस तरह की सारी वैरायटीज आपको याद करनी है। तो फर्स्ट सेमी डॉर्फ बासमती राइस का एग्जांपल बताओ। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट सेमी डॉर्फ बासमती राइस वैरायटी। ठीक है, मतलब पहली बोनी, अर्ध बोनी बासमती चावल की किस्म, पहली अर्ध बोनी बासमती धान की किस्म क्या आ जाएगा? पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1 है। दूसरा फर्स्ट एरोमेटिक राइस हाइब्रिड, ये कौन सी है? तो PRH10, पूसा राइस हाइब्रिड 10, पहली सुगंधित संकर धान किस्म, पहली सुगंधित संकर धान की किस्म कौन सी है? तो आपकी PRH10 है। ठीक है, चलिए, और क्या हो जाएगा? साल्ट टॉलरेंट वैरायटी, साल्ट टॉलरेंट वैरायटी की बात करो। ठीक है, लवण सहनशील, लवणता सहनशील वैरायटी कौन सी है? तो लुनुश्री, लुनिश्री जो है, लुनिश्री। ठीक है,
लुनीश्री जो वैरायटी है इसको सुपर राइस भी बोलते हैं, याद रखना। इसको क्या बोला जाता है? सुपर राइस भी बोला जाता है। जीएस खुश ने डेवलप की थी, जीएस खुश ने डेवलप की थी, इसलिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला था 1996 में। साल्ट टोलेंट हो गया। और ब्राउन प्लांट हापर रेजिस्टेंस, ठीक है, भूरा क्या बोल सकते हैं, ब्राउन प्लांट हापर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में याद रख लेना यार, ब्राउन प्लांट हापर, भूरा पौधा हापर, जिसको जो भी बोलते हैं, हापर को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। इसके टर्म्स कुछ ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में पढ़ने में फ़ायदा है। हिंदी इतनी बेकार होती है इंटर्मोलॉजी की, इंसेक्ट के नाम वगैरह की दिक्कत आएगी आपको, तो हिंदी नोट्स में मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको हिंदी नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें हिंदी में मिल जाए, पर हिंदी में भी ये लिखा होगा ब्राउन प्लांट हापर ही लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, हिंदी में भी ब्राउन प्लांट हापर ही लिखा मिलेगा। तो इसकी है चंदना, चंदना जो है इसकी वैरायटी है, रेजिस्टेंस वैरायटी। फिर इसकी अपनी आती है गालमिज रेजिस्टेंस वैरायटी। गालमिज जो है गालमिज रेजिस्टेंस वैरायटी है। वो कौन सी है? तो फाल्गुना, फाल्गुना जो है गालमिज रेजिस्टेंस वैरायटी है, ठीक है, फाल्गुना गालमिज रेजिस्टेंस वैरायटी है। और फाल्गुना की बात बता दूं तो ये रेजिस्टेंस टू आयरन टॉक्सिसिटी, रेजिस्टेंस टू आयरन टॉक्सिसिटी, और आयरन टॉक्सिसिटी की वजह से कौन सा रोग होता है बच्चा? तो ब्राउनिंग ऑफ राइस, ब्राउनिंग ऑफ राइस, राइस का भूरा रोग है ना, भूरा धब्बा रोग जो होता है, ब्राउनिंग ऑफ राइस, ठीक है, भूरा धब्बा रोग जो होता है वो आयरन टॉक्सिसिटी के कारण ही होता है, और उसके प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी कौन सी है? फाल्गुना है। और आ जाएगा साल्ट टॉलरेंट हो गई। फिर आ जाएगा सेंटेड राइस फॉर नॉर्मल एंड सोडिक सॉइल, सेंटेड राइस वैरायटी फॉर सोडिक सॉइल, यह है यामिनी, यामिनी, ठीक है। म्यूटेंट वैरायटी देख लो, म्यूटेंट वैरायटी ये उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन वाली वैरायटी कौन सी है? जगन्नाथ, जगन्नाथ है, प्रभावती है, सतारी है, ठीक है, जगन्नाथ, प्रभावती, सतारी नाम है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखो। और क्या होगा? जलमग्न वैरायटी, वाटर लॉग, रेजिस्टेंस टू वाटर लॉगिंग, रेजिस्टेंस टू वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी कौन सी है? जलमग्न, ठीक है, जलमग्न जो है वाटर लॉगिंग के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी है। क्लियर है? तो ये बहुत सारी वैरायटीज और भी आपके नोट्स में मिल जाएगी, है ना, ये सारा आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी आपको याद करनी है, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते थोड़ा, जैसे हाइब्रिड राइस, संकर धान या संकर धान ही बोलेंगे इसको, हाइब्रिड पेडी कर लेना बोले, हाइब्रिड राइस। तो हाइब्रिड राइस का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले किसने दिया था? युआन लिंग पिंग, ठीक है, YL पिंग ने दिया था कब? 1974, 73-74 लिखा मिलता है जनरली, 73-74, कुछ बुक में 70 भी लिखा हुआ है क्योंकि वो प्रोसेस जब स्टार्ट हो गई थी उसके बाद की बात है। तो युआन लिंग पिंग, बोलो पूरा नाम क्या है? युआन लिंग पिंग, ठीक है। इन्होंने हाइब्रिड राइस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, कहाँ पर? चाइना के अंदर, सबसे पहले चाइना में। हाइब्रिड राइस की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई? चाइना में, ठीक, चाइना के अंदर 1974 में, और वाई लिंग पिंग ने शुरू की। इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, इन्हीं को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं? जनक, संकर धान के जनक, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, संकर धान के जनक, इन्हीं को बोला जाता है, ठीक। ये हो गई बात। अब यहां पर एक चीज आती है इंडिया के अंदर। अच्छा, और चीज यहां पर देखो,
हाइब्रिड राइस का जो टोटल एरिया है उसका 50% एरिया कवर करता है। कौन सा? 50% जो हाइब्रिड राइस का जो एरिया है चाइना कवर करता है, याद रखना 50%। अब हाइब्रिड राइस इन इंडिया की बात कर लेते हैं। हाइब्रिड राइस इन इंडिया, तो इंडिया में हाइब्रिड राइस की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1994 में। ठीक, 1994 में इंडिया कितना 2.5% जो है एरिया कवर करता है हाइब्रिड राइस का। ठीक, टोटल एरिया का। अब यहाँ पर इसने शुरू किसने किया था? E.S. सिद्दीकी ने। देख लेना स्पेलिंग है ना, सिद्दीकी ने। सिद्दीकी ने शुरू किया था। इनको मिस्टर राइस ऑफ इंडिया बोला जाता है, मिस्टर राइस ऑफ इंडिया, या फिर इन्हीं को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया। ठीक है, भारत में संकर धान के पिता। ठीक है, याद रखना, भारत में संकर धान के जनक, भारत में संकर धान के जनक किसको कहते हैं? E.S. सिद्दीकी को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर वेराइटीज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी इन इंडिया, फर्स्ट राइस हाइब्रिड, फर्स्ट राइस हाइब्रिड वैरायटी इन इंडिया, इंडिया की पहली, भारत की पहली संकर धान की किस्म कौन सी है? भारत की पहली संकर धान की किस्म। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि 93 में 3 वेराइटीज यहाँ पर निकली थी, 3 वेराइटीज यहाँ पर निकाली गई थी 93 में। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, किसी में APRH1, APRH2 और किसी में मिलता है CORH1 जिसको MGH1 भी बोला जाता है, MGR1 या MGH1 भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ना बच्चा लोग, मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूँगा। उस लिस्ट में जो डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ राइस डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ राइस डिपार्टमेंट की लिस्ट है, उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है APRH1, APRH1, सेकंड पे लिखा है APRH2 और थर्ड पे लिखा है CORH1। ठीक, जिसको हम MGR बोलते हैं शायद बाद में, इसी को बाद में क्या बोल देते हैं? MGR1 बोल देते हैं। ठीक, तमिलनाडु से डेवलप हुई है ये CORH1, ये दोनों आंध्र प्रदेश से डेवलप हुई है। ठीक, तो यहाँ पर 1994 में लिस्ट जो है, उस लिस्ट में पूरी ये लिस्ट दी हुई है अब तक की जितनी भी वैरायटी राइस की डेवलप हुई है। डायरेक्टरेट ऑफ राइस डिपार्टमेंट करके एक मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर भी, ताकि आपको, क्योंकि बच्चे जनरली CORH1 भी पढ़ते हैं और APRH1 भी पढ़ते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन है कौन सी पहली है। तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम दिया है APRH1, फिर APRH2 और फिर CORH1। तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले वो डेवलप हुई होगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपका ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है, मान लो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये लगा देना, और तीनों हो तो फिर APRH1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूंगा, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक, ये है। तो और कुछ हाइब्रिड राइस के अंदर सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, क्लियर हाइब्रिड राइस का। फिर आता है गोल्डन राइस। सुनहरा चावल, सुनहरा चावल, सुनहरा चावल की खोज किसने की या इसके फादर कौन है? इसके फादर कौन है? तो इसके फादर है इग्नो पोर्ट्रिकस। इग्नो पोर्ट्रिकस इसके फादर है। और गोल्डन राइस जो है वो मेनली जाना जाता है किसके लिए? रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए के लिए। ठीक, और ये कौन सा राइस है? GM क्रॉप है, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप, GN क्रॉप इसको बोला जाता है, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप, अनुवांशिक रूपांतरित फसल। ठीक, अनुवांशिक रूपांतरित फसल, ये याद रखना। फिर आता है नेक्स्ट सुपर राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सुपर धान, सुपर धान। अब इसके फादर कौन है सुपर धान के? इसके फादर है GS खुश, गुरुदेव सिंह खुश है। ठीक है, इन्होंने सुपर धान, इसका कॉन्सेप्ट यह था कि लगभग 15 से 25% या 15 से 20% जो है यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी।
और इसके लिए इनको क्या मिला था, वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला था, वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला था कब, 1996 में मिला था। और इसकी जो वैरायटी है वो है लुनुश्री, लुनुश्री जो है इसकी वैरायटी है। ठीक, ये सुपर राइस की बात यहाँ पर हो गई। क्लियर है? और कुछ बचा है? सुपर राइस हमने देखा। अब बचा लोग एक चीज़ और है यहाँ पर, वो क्या है, राइस के आपको क्या देखना है यहाँ पर, राइस के आपको देखना है इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज। देखो इंसेक्ट, डिजीज और डिसऑर्डर, ये देखना है। ठीक है, इंसेक्ट, डिजीज और डिसऑर्डर। मैं कुछ यहाँ पर बातें कर लेता हूँ, चलो बता ही देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर इंसेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा येलो स्टेम बोरर, ठीक है, येलो स्टेम बोरर। मैं आपको लिस्ट पूरी मिल जाएगी, ये आपको याद करना पड़ेगा, इनके साइंटिफिक नाम जरूर याद कर लेना आप। ठीक है, ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस इसको बोला जाता है। तो जितने भी इंसेक्ट है, डिजीज है और जो डिसऑर्डर है, इनके नाम जरूर आप याद कर लेना और किसकी डिफिशियंसी से होता है ये जरूर याद कर लेना, अभी याद कर लेना। इनको हम दोबारा पढ़ेंगे कहाँ पे, एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट पढ़ेंगे और डिजीज हम पढ़ेंगे कहाँ पर, पैथोलॉजी में। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका डिसऑर्डर भी आ जाएगा और इंसेक्ट पेस्ट डिजीज भी दोबारा से आ जाएगा। तो येलो स्टेम बोरर जो है, कुछ के जो मुझे नाम याद है बता देता हूँ, ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस, स्पेलिंग देख लेना यार, इनकी स्पेलिंग अजीबोगरीब रहती है ना। ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस, हिंदी में भी यही याद करना पड़ेगा, येलो स्टेम बोरर, ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस। ठीक है, गंदीबग, गंदीबग को क्या बोलोगे, गंदीबग को गंदीबग ही बोलोगे, क्या है, लेप्टोकोरिसा एक्यूटा, लेप्टोकोरिसा एक्यूटा। यहाँ पे कुछ अलग भी मिल सकता है पर ये मिलेगा आपको लेप्टोकोरिसा एक्यूटा। ठीक है, और क्या इंसेक्ट है इसमें, येलो स्टेम बोरर, हाँ, ग्रीन लीफ हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर मिल जाएगा, हरा पत्ती धब्बा जो भी है, ग्रीन लीफ हॉपर। इसका नाम जो क्या है, निपोटेटिक्स, निपोटेटिक्स वर्सेंस। ठीक, फिर ब्राउन प्लांट हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, इसका क्या है, नीला पार्वता लुजेंस। जैसे आप याद रख सको, याद आपको ही करना है। और क्या है, राइस केसवर्म, राइस केसवर्म क्या हो जाएगा, निम्पुला। देखो स्पेलिंग नहीं पता मुझे, स्पेलिंग आप देख लेना इसकी जो भी है। ठीक है, स्पेलिंग जो भी है। डिम्पुंगटेलिस, ठीक है, निम्पुला डिम्पुंगटेलिस, डिम्पुंगटेलिस जो भी स्पेलिंग है, स्पेलिंग नहीं पता मुझे इसकी क्या है क्योंकि इनकी स्पेलिंग वेरी काफ़ी डिफिकल्ट होती है, बस याद होना चाहिए निम्पुला डिम्पुंगटेलिस कुछ कहते हैं इसको। ठीक है, राइस हिप्सा तो क्या हो जाएगा, डिक्लोडिप्सा आर्मिजेरा, डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा। ठीक है, नाम ही है ये, आपको याद करना, मैं इसकी लिस्ट दे दूंगा आपको। और भी इंसेक्ट है इसके अंदर। डिजीज में आप देखोगे राइस की डिजीज, डिजीज की भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, लिस्ट आपको मिल जाएगी इसमें। आप डिसऑर्डर जरूर देख लो, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जरूर देख लो, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, डिजीज बहुत सारी इसमें, डिजीज में आप देखोगे उफरा डिजीज है, स्प्लैग स्मट डिजीज है, तो डिजीज की पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको। ब्लास्ट है, ब्राउन लीफ स्पॉट्स है, ब्लैक टेल लीफ ब्लाइट है, सीट ब्लाइट है, ये सारी डिजीज लिस्ट मिल जाएगी। नाम जरूर याद करना इनके, अगर इनको हम दोबारा से पढ़ेंगे इंसेक्ट पेस्ट को सबको। फिजियोलॉजिकल लिस्ट में एक आपको मिलेगा अकोची, अकोची डिजीज। ये किसकी कमी से होता है, ये डिफिशियंसी ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की कमी से होता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की कमी से। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर खेरा रोग, खेरा डिजीज जो हमारी, वो जिंक की डिफिशियंसी होती है, जिंक की डिफिशियंसी से होता है। जिंक की, मैं ऐसा बना देता हूँ, जिंक की डिफिशियंसी से। इसकी खोज YL नेने ने की थी, कब, 1966 में। कहाँ पर, पंतनगर उत्तराखंड, पंतनगर UK उत्तराखंड में इन्होंने इनकी खोज की थी।
YLNNA, ठीक, ये याद रखना केराटिस की। और जिंक की डिफिशियंसी से होता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और क्या है, वाइट बर्ड, वाइट आई, वाइट बर्ड नहीं, वाइट आई डिजीज, वाइट आई डिजीज ये होता है, ये भी जिंक आयरन की डिफिशियंसी से, आयरन की कमी से, याद रखना, आयरन की डिफिशियंसी से होता है, Fe की कमी से होता है। दूसरा ब्राउनिंग ऑफ राइस, ब्राउनिंग ऑफ राइस ये मैं बता ही चुका हूँ, ये भी क्या होता है, आयरन की टॉक्सिसिटी से होता है, ये याद रखना, टॉक्सिसिटी से। और ये आयरन की कमी से, ये आयरन की अधिकता से होता है। और इसकी मैंने वैरायटी बताई थी क्या, फाल्गुना वैरायटी, रेजिस्टेंस वैरायटी फाल्गुना बताई थी। तो ये आपको याद रखना है। एक पानसुख डिसऑर्डर भी होता है, पानसुख डिसऑर्डर ना, एक्सेस वाटर को हम क्या करना है, ड्रेन करना रहता है, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको निकालना रहता है, नहीं तो पानसुख डिजीज हो जाती है। तो ये डिसऑर्डर आप जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी अब इसमें जो है और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँ, माइक्रोन्यूट्रेंट, असेंशियल माइक्रोन्यूट्रेंट का नाम बताओ, असेंशियल माइक्रोन्यूट्रेंट कौन सा इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है सिलिका, सिलिकॉन, कौन है, सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रेंट है। क्यों है मोस्ट इंपोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रेंट, इसका छिड़काव करने से क्या होता है, जो राइस होता है ना, इसके राइस के ऊपर क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, ठीक है, एक ऐसी लेयर बन जाती है जिससे इंसेक्ट पेस्ट का अटैक नहीं होता, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक नहीं हो पाता, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। और भी इसमें हमने पूछा हार्वेस्ट इंडेक्स, हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है, 40% होता है। ये सारा आपको मैंने नोट्स है ना, जो इसकी राइस की PDF, राइस क्रॉप की जो PDF मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी टेलीग्राम पे, उसमें सारे कम से कम 40-50 पॉइंट IMP पॉइंट लिखे हुए हैं। तो जो हमने नहीं पढ़े ना, वो भी पॉइंट है इसमें, जैसे हार्वेस्टिंग इंडेक्स का कितना होता है, 40% होता है। और भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, लगभग सारा पढ़ा है। किलर डिजीज ऑफ राइस, टुंगरू वायरस को बोलते हैं, ठीक है। टुंगरू वायरस जो होता है, जो ग्रीन लीफ हॉपर की वजह से होता है, टुंगरू वायरस किसकी वजह से होता है, ग्रीन लीफ हॉपर की वजह से होता है। इसको किलर डिजीज बोलते हैं, राइस की क्या बोलते हैं, किलर डिजीज बोलते हैं, ठीक। इसके लिए डॉर्फिंग के लिए जीन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, हमने जनरल में पढ़ लिया था, DGV जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल जाएंगे, है ना। लॉन्ग लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन, अगर मान लो हमें क्या करना है, लेंथ देखनी है, लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस, एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस की लेंथ क्या होती है, तो 7 mm या उससे ज़्यादा, मोर देन 7 mm या इससे ज़्यादा, और मोर 7 mm से ज़्यादा जो लंबा चावल है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस बोला जाता है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको मिल जाएगी। प्लास्टिक राइस किससे बनता है, तो प्लास्टिक राइस बताओ, तो प्लास्टिक राइस जो होता है ना, क्वेश्चन बन सकता है प्लास्टिक राइस के बारे में। प्लास्टिक राइस जो होता है, इसमें मिक्स होता है एक तो पोटैटो प्लस स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो के बाद प्लस इसमें होता है रेजिन, इन सबको मिलाकर चावल का शेप दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक राइस। तो सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर नोट्स में है, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। ये हमारा यहाँ पर राइस खत्म होता है। इंसेक्ट पेस्ट की चिंता मत करना, डिजीज की चिंता मत करना, ये आपको लिस्ट इसमें मिल जाएगी, आपको सिर्फ नाम याद करना है, ठीक है। जैसे गंदीबग की कुछ कैरेक्टर वो भी याद कर लेना है ना, फ्लोसी स्मेल्स आती है, मिल्की जूस बन जाता है, ये इसमें नोट्स में है। बाकी जब मैं आपको वापस पैथो पढ़ाऊंगा, इंट्रो पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर ये वापस से पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे इसको। तो अभी आप इस नाम याद कर लेना, बहुत बड़ी बात है। बच्चों से इंसेक्ट पेस्ट के जो नेम है, साइंटिफिक नेम है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है, वो याद नहीं होते हैं, आप इनको याद कर लेना अभी। बाकी वहाँ पर आसानी होगी आपको इनके कैरेक्टर या सिम्टम्स वगैरह को समझने के लिए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।